बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पूरे कार्यक्रम में। और दिल्ली को अगर हम एक सर शब्द होता है बर्ड आई व्यू, जब हम दिल्ली को बर्ड आई व्यू से देखते हैं तो दिल्ली 6 नजर आता है, उसके बारे में जिक्र होता है। चांदनी चौक ये एक ऐसी विरासत है जो सदियों से चली आ रही है और आज उसमें जब सनातन जुड़ता है तो फिर वो स्वरूप बड़ा खूबसूरत सा हो जाता है। आप वहां से सांसद हैं और जिस तरीके की जीत इस बार दिल्ली में बीजेपी ने दर्ज की, एक तरीके से परचम लहरा दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या तैयारी रही आप? देखिए, हम सब जानते हैं कि मैं 543 सांसदों में मैं इकलौता ऐसा सांसद हूं जिसका चुनाव क्षेत्र न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में आप कहीं पर भी जाएं और कहें कि मैं चांदनी चौक से हूं तो दुनिया जानती है कि चांदनी चौक कहां पर है जी। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, पुरानी दिल्ली वास्तव में वो इंद्रप्रस्थ है जिसकी कल्पना हम सब पिक्चरों में भी देखते हैं, करते हैं, लेकिन आज उसकी हालत बड़ी खराब है जी। पूरे देश में मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जो देश का सबसे बड़ा व्यापारिक वितरण केंद्र भी है। 150 से ज्यादा कमोडिटीज की होलसेल मार्केट वो मेरे चांदनी चौक में है, जिससे पूरे देश में व्यापार होता है। अभी दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, अभी हमारे माननीय मंत्री सिरसा जी यहाँ पर बैठे हुए थे। हम सबने मिलकर के तय किया है कि हम दिल्ली के गौरव को लौटाएंगे और जब भी हम दिल्ली के गौरव को लौटाने की बात करेंगे तो उसमें पुरानी दिल्ली का रीडेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ा विषय होगा। मुझे लगता है कि 1 महीना और लगेगा क्योंकि अब सरकार हमारी बनी है, अभी हमारी सरकार बजट में लगी है, लेकिन अप्रैल में हम एक योजना बनाने जा रहे हैं जिसमें हम चांदनी चौक की ऐतिहासिकता को भी बरकरार रखेंगे और वहाँ जिस प्रकार का वातावरण लोगों को चाहिए, आज वहाँ की हालत बड़ी खराब है, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूँ कुछ समय बाद आप आराम से चांदनी चौक में टहलेंगे तो आपको वो चांदनी चौक पुराना दिखाई देगा जो इसकी कल्पना लोग करते हैं। और सर मैं तो चाहती हूँ कि मैं शॉपिंग के लिए भी चांदनी चौक जाऊं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है वहां घुसना, वहां पे अंदर जाना। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्होंने भी काफी हद तक वहां चांदनी चौक में काम किया है, जो डेवलपमेंट नजर आ रहा है, ऐसा उनका दावा है। आपको क्या लगता है? देखिए, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के नाम पर दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, दिल्ली के व्यापारियों के साथ धोखा किया और आज अभी आपने कहा आप शॉपिंग के लिए जाना चाहती है, क्या आप आज जाएंगी? बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होगी। तो अगर आप सौंदर्यीकरण कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप कहें, आज 4 साल हो गए सौंदर्यीकरण को करे हुए और उसके बाद भी आप कहें कि बड़ी मुश्किल है, तो आपके जवाब में ही ये बात शामिल है कि चांदनी चौक को एक नया स्वरूप देने की आवश्यकता है जहां पर लोग आसानी से जा सके, ट्रांसपोर्ट की उनको दिक्कत ना हो। और चांदनी चौक का जो मार्केट है, देखिए दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा लोग अन्य राज्यों से प्रतिदिन आते थे यहां पर माल खरीदने के लिए, आज उनकी संख्या घट करके 2 से 2.5 लाख हो गई है। वो इसलिए क्योंकि चांदनी चौक में या सदर बाजार में या कश्मीरी गेट में या चावड़ी बाजार में उनका आने में आधा दिन खत्म हो जाता है और आधा दिन वापस जाने में खत्म हो जाता है। मैं उस परिस्थिति को बदलना चाहता हूं। मैं क्योंकि स्वयं व्यापारी हूं तो मुझे उनकी सारी समस्याओं का ज्ञान है। मैं खुद एक लंबे अरसे तक चांदनी चौक की गलियों में रहा, पला बड़ा, तो मुझे वहां की सभ्यता भी मालूम है। थोड़ा आप धीरज रखें तो अप्रैल के बाद आपका फिर कोई कार्यक्रम होगा, तब चांदनी चौक के उस ब्लूप्रिंट को हम दिखाएंगे और उस पर हम काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी। बिल्कुल सर, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं। एक मांग आपने रिसेंटली रखी थी गडकरी साहब से और वो पूरी हुई है। मैं चाहूंगी कि जो जनता हमें देख रही है आप उन्हें बताएं वो कौन सी परियोजना थी जिसका इंतजार था आपको? मैं 19 जनवरी को आदरणीय नितिन गडकरी जी को मिला और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो केएमपी है उस केएमपी को आजाद मार्केट से जोड़ा जाए और अभी आदरणीय नितिन गडकरी जी के मंत्रालय ने इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। अब आजाद मार्केट का जो चौक है उस चौक से एलिवेटेड रोड केएमपी और केएमपी वाली रोड अमृतसर कटरा हाईवे से जुड़ेगी। तो अगर अमृतसर से किसी को आजाद मार्केट आना है
तो वो बिना किसी रोक टोक के एलिवेटेड रोड के माध्यम से आएगा। अभी दूसरा काम जो और मैं गडकरी जी को रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, ओल्ड रोहतक रोड, ये बहुत बड़ा तकलीफ का एरिया है। हम ये जो अभी गडकरी जी ने अनाउंस किया, हम इसके साथ लूप लगा करके और ओल्ड रोहतक रोड को भी मेरा अपना एक सपना है कि वहां भी हम एलिवेटेड ब्रिज बनवा दें, तो झंडे वारान तक किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। तो अगर कोई हरियाणा से आ रहा है और वो केएमपी वाली रोड पकड़ेगा जो आजाद मार्केट वाली है, वहां से लूप पर आएगा और लूप से ओल्ड रोहतक रोड से आकर के वो पहाड़गंज और पहाड़गंज के बाद नई दिल्ली बड़े आराम से आ सकता है। ये भी प्रस्ताव मैं गडकरी जी को देने जा रहा हूं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बहुत सारे म्यूजियम देखे होंगे, लेकिन एक म्यूजियम मैं बनाने जा रहा हूं जी, और वो म्यूजियम है चाट पकौड़ी का म्यूजियम। क्या बात है। आज तक पूरे हिंदुस्तान में क्या, मैंने बहुत सारी जगह, मैं बाहर विदेश में भी गया, हमारी जो भारत की खान पान संस्कृति है उसको लोगों को बताने की जरूरत है। क्या बात है, ये मुझे लग रहा है ये सबसे अच्छी योजना है जो आप चलाने वाले सर, और बहुत प्यारा वो म्यूजियम होगा, हम सब वहाँ जरूर विजिट करेंगे। सर अब कुछ नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। इस समय हम देख रहे हैं संभल का मुद्दा गहरा रहा है, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को बनाने की बात हो रही है, तीसरी तरफ आरएसएस प्रमुख की तरफ से कहा गया कि हर मस्जिद के अंदर आप मंदिर मत ढूंढिए। क्या मायने हैं उसके, और लोगों के जहन में, लोगों के पटल पर क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, एक बात हमको समझनी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में वो काम हुआ जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। भारत की संस्कृति और सभ्यता का परचम पूरे विश्व में लहराया है और भारत विश्व गुरु की ओर जा रहा है। जहां तक वक्फ का सवाल है, तो ऐसे ज्वलंत उदाहरण मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र में हैं जहां वक्फ के नाम पर जमीन को कब्जा किया गया और कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को कैसे अनुमति मिल सकती है कि आप किसी भी रोड को या किसी भी टुकड़े को कह दें कि ये वक्फ का है और दूसरा कानून कुछ नहीं करेगा? तो मैं ये आपको कह सकता हूं, वक्फ का बिल तो पास होगा पार्लियामेंट के अंदर और इसी सत्र के अंदर पास होगा। एक रूपता, एक समानता की बात जो हम करते हैं वो निश्चित रूप से होगी। और आप देखिएगा, ये बिल पास होने के बाद बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको कब्जा किया गया था, उस कब्जे से वो मुक्त होंगे। सर, आपने सनातन धर्म को लेकर के चर्चाएं अब हो रही है। बहुत क्लियर बात जो कांग्रेस कह रही है वो ये कह रही है कि बीजेपी मैनिपुलेशन का काम कर रही है, लोगों को मैनिपुलेट करके, यानी हिंदू और मुस्लिम में विभाजित करके जो वोट बैंक की राजनीति है वो कर रही है, और यही बिहार में भी करने की तैयारी है ताकि पोलराइजेशन ऑफ वोट ना हो। देखिए, पहली बात तो आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कांग्रेस आज भारत के मानचित्र पर कहां है? अगर आप इतिहास उठा करके देखें, वो राष्ट्रीय पार्टी जिसने 60, 65, 70 साल देश पे राज किया, आज जिस राज्य में भी वो जाएंगे उनको किसी न किसी स्थानीय राजनीतिक दल की बैसाखी पकड़नी पड़ती है। ये सारे लोग राजनीतिक हाशिए पर चले गए हैं। और कांग्रेस क्या कर रही है, और कांग्रेस किस हक से कह सकती है? महाराष्ट्र में कांग्रेस औरंगजेब की वकालत करती है, कर्नाटक के अंदर भगवान राम को गाली देती है। तो कांग्रेस का तो अधिकार ही खत्म हो चुका है। कांग्रेस का कोई नेता इतना काबिल नहीं कि वो मुद्दों पर बहस कर सके, और इसीलिए रोज संसद में वो संसद का सामना नहीं कर सकते तो संसद से बाहर शोर मचाते हैं। हिम्मत नहीं है कि सदन के अंदर बैठ करके करें। आज भी जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी सदन एडजर्न है, और ये उन्हीं लोगों ने एडजर्न किया। मुद्दे नहीं है, लेकिन अनावश्यक विषयों को मुद्दे बना करके विषय को खड़ा करना, क्योंकि राजनीति में आमने सामने की लड़ाई वो करने की ताकत हार चुके हैं। और मुझसे पहले अभी सिरसा जी उनके नेता के विषय में बहुत सारा ज्ञान दे गए, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। सर, आपने ये अच्छा कहा। अब हम देख रहे हैं पार्लियामेंट जो लगभग हर बारी हो रही है, लेकिन फिर वो उनकी विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि जब भी हम सवाल पूछने की कोशिश करते हैं आप हमें रूल बुक थमा देते हैं, आप कह देते नहीं, हम तो आप नहीं बोल सकते, ये भी कह रही है। देखिए, हम सब देखते हैं, पार्लियामेंट की कार्रवाई सब देखते हैं। जो हमारे सम्माननीय स्पीकर हैं, एक बात तो तय है, सदन चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो,
चलेगा तो नियम और मर्यादा से। और हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो पूरा पर्याप्त मौका देते हैं विपक्ष को, लेकिन क्योंकि विपक्ष चर्चा में सार्थक रूप से बहस नहीं कर सकता, इसलिए वो शोर मचाते हैं। कभी टी शर्ट पहन करके आते हैं, कभी कोई तस्वीर लेकर के आते हैं। ये संसद की मर्यादा को कम करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, जात पात की राजनीति होती है। कांग्रेस और आरजेडी खासतौर पर ये कह रही है कि पोलराइजेशन ऑफ वोट ना हो, इसके लिए आप ये सनातन धर्म को लेकर के आ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि क्या बीजेपी वहां पर छोटे भाई की भूमिका में रहेगी? ये तय है, कंफर्म्ड है, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे? देखिए, ये प्रश्न का उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व देगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि हमारी पार्टी की क्रेडिटेबिलिटी है। हमने जिसका साथ पकड़ा है, भाजपा ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार बनेगी। ये हमारा संकल्प भी है और बिहार की जनता पर हमें भरोसा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच।